जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का एजेंडा है जो भी इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड स्टफ है इकोनॉमी सब्जेक्ट का, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप जो भी रिसोर्स यूज करते होंगे चाहे तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, वरना मैंने अपना भी जो मटेरियल है वो शेयर कर दिया है। ये बिल्कुल वंस एंड फॉर ऑल है, एक ही बार है और पूरा इस पे काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद जो इकोनॉमी का काम बचेगा वो मुझे पढ़ाने का बचेगा। अब मैं आपको स्टैंडर्ड स्टफ पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग अपने जो आपने पहले कहीं से पढ़ रखी मान लो, तो इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। एमटीएस एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी के और भी एग्जाम्स हो, मेनली यही एरियाज रहते हैं। अब कोई एक आधा ऑब्सक्योर क्वेश्चन आ गया तो उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ दी 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो अभी शेयर कर दी हैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। जो दो पीडीएफ शेयर करी टेलीग्राम पे, एक तो पहला मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और दूसरा लूसेंट की जो बुक है, उस बुक में जो इकोनॉमी का सेक्शन है, उस इकोनॉमिक सेक्शन के लगभग 50 पेज है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने वहां पर मार्क कर दी हैं। मैं आगे आपको दिखा दूंगा वीडियो में कि मतलब मार्किंग मैंने कैसे करी है। और एक पीडीएफ मैंने पहले शेयर कर दी थी माइक्रोइकोनॉमिक्स की। मैंने आपको बताया था मृणाल पटेल सर जो हैं, उन्होंने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है। मैंने लिंक भी शेयर कर रखा है, आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, उसकी मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी है। बस इकोनॉमी में इतना ही करना है आपको। इसके बाहर अगर आपके पास श्रद्धा हो और समय हो तो आप लोग कर सकते हो। इट्स टोटली योर विश। जो मटेरियल मैंने यूज करे हैं इन हैंड रिटन नोट्स में वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो पहली किताब मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी है इकोनॉमी की, वो संजीव वर्मा की बुक है 2018 में। ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमी पढ़ाते थे, तो अब तो शायद इस दुनिया में नहीं रहे। तो इन्हीं की ये बुक है। इसको पहले मेरे पास ब्लू कवर वाली थी, पुरानी बुक है 2017 की, तो उसको मैंने रेफर करा। देन कुछ टॉपिक्स मैंने दत्तन सुंदरम से भी पढ़े हैं, इंडियन इकोनॉमी की, ये ऑप्शनल की बुक है। इसके बाद हमारी प्यारी एनसीईआरटी जिंदाबाद। इसमें से ये जो ऊपर वाली दो एनसीईआरटी हैं ये 10th क्लास की, इनको तो मैंने बस ऐसे ऊपर से गो थ्रू करा है 9 10th की एनसीईआरटी को, इनसे नोट्स नहीं बनाए हैं। और इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब नहीं आता जनरल कॉम्पिटिशन में। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको मैंने बिल्कुल बहुत बार पढ़ा है। और ये दो किताब है, ये बड़ी अजीब किताब है लेकिन मुझे मजबूरी में पढ़नी पड़ी थी, बिकॉज एनसीईआरटी मतलब कहते हैं सब लोग पढ़ना चाहिए, तो तैयारी की स्टार्टिंग के डेज में मैंने पढ़ी थी। इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इन दो बुक्स में कि ना, इसमें से मान लो खाना आपको खाना है तो आप सामने से खाते हो, ये लोग ना घुमा के खिलाते हैं। आई डोंट नो भाई कि ये बुक्स ऐसी क्यों लिखी गई हैं। लेकिन सबसे बेस्ट बुक जो है, अगर आपको पढ़नी चाहिए लाइफ में, आपके पास समय हो तो ये पढ़ लेना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो असली भारत है, जो हम लोग देखते हैं, वही सी किताबों में लिखी हुई है, आप लोग इसमें पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है। इसके बाद मैंने रेफर करा था मृणाल पटेल सर, अब तो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ये था, बजट और इकोनॉमिक सीरीज करके, बीईएस 17 करके 2017 में इन्होंने पढ़ाया था। तो इसमें लगभग 60 मतलब 57 वीडियोस मैंने देखी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझा रखा था, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये इतना बेहतरीन चीज है कि इससे हिंदुस्तान में कम से कम मैं तो ये कहने में हिचकिचाऊंगा कि 50% आईएएस जो बने हैं 2016 या 15 के बाद, वो इन्हीं से पढ़ के बने हैं आज तक टिल डेट, इतना बेहतरीन ये पढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने अवध सिंघल सर के नोट्स का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि इस समय उत्तर वेस्ट बंगाल में शायद ये आईएएस है इस समय, और सीडीओ के पद पे थे अभी तक, तो 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर है, रैंक 62 आई थी इनकी। तो इनके नोट्स मैंने यूज करे हैं। और उन्होंने अभिमन्यु गहलोत एक है 2015 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस में, उनके भी नोट्स को मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज करा है। तो इतना सब मटेरियल मैंने इस्तेमाल करके इन नोट्स को बनाया है। और मेरे नोट्स की सिर्फ जो आप पूछोगे ना कितने पेज के हैं, सिर्फ मात्र 15 पेज के नोट्स हैं, और मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, आप उनकी क्वालिटी देख सकते हो। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीजें भी मैंने यूज करी हैं, जैसे कि विजन आईएएस में हर साल एक मैगजीन आती है, मतलब करंट अफेयर्स की। तो जो भी नए टर्मिनोलॉजीज आते हैं, देखो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं होता, जो नए टर्म्स होते हैं ना, बस उन्हीं का खेल होता है पूरा, जैसे सिंडिकेट बेस्ड लैंडिंग हो गया, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन हो गया। तो ये नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप की चीज होती है, इसमें बस नए टर्म्स होते हैं, वही आते रहते हैं। फिर उसी को मैंने उसमें मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2019 के बाद से लेकर 2024 तक की जितना भी मुझे करंट अफेयर मिला, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बजट बजट की चीजें भी ऐड कर दी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की भी। लूसेंट बुक का भी थोड़ा सा रेफरेंस लेकर मैंने उसमें मटेरियल ऐड करा है, कुछ स्टैटिक का। कुछ और यूपीएससी के टॉपर्स जैसे कनिष्क कटारिया 2018 में पहली रैंक आई थी, और एक आईआरएस भी थे, उनके मैंने नोट्स यूज करे थे इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, तो वो भी मैंने अपने नोट्स में उनको ऐड ऑन किया है। उसके अलावा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स 1995 से लेकर 2024 तक के, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं, हालांकि मृणाल पटेल सर ने सब कुछ कवर कराया था, सब कुछ, लेकिन फिर भी एक दिल की तसल्ली के लिए मैंने इनसे गो थ्रू करा, और जो चीजें रह गई वो मैंने उसमें इंक्लूड कर दी है। तो आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो नोट्स, और आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड स्टफ को पढ़ लो, वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ। ऑलराइट, तो ये वो नोट्स हैं, मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं। और जस्ट अ सेकंड, ये मैंने लूसेंट के भी नोट्स उसमें अपलोड कर दिए हैं, लगभग 29 पेजेस हैं, क्योंकि ये मैंने मतलब बस बैक टू बैक फोटोज नहीं लिए हैं,
मतलब पूरा ऐसे करके पेज के लिए तो लगभग 50 पेज होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पहले मेरी मार्किंग समझ लो कि मैंने जो चीजें मार्क करी है, जैसे मान लो कुछ टिक लगा रखा है मैंने, उन सबको नहीं पढ़ना, एक बार जस्ट एक नजर देख लेना। लेकिन जिसमें मैंने सर्कल बना रखा है, जैसे कि ये सर्कल है, जैसे कि ये सर्कल है, ये बुक्स की जो है ना, ये बुक्स पूछ लेता है, ये मेंस में भी आया हुआ था, सीजीएल के मेंस में। तो ऐसे सर्कल जहां जहां मैंने बना रखा है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इन 52 पेजों में से यही इंपॉर्टेंट चीजें, उसके अलावा तो बस आप समय खराब करने वाली चीजें। समय खराब क्यों, मुझे अच्छे नोट्स नहीं लगे टेलीग्राम, ये जो इनके थे लूसेंट के, उतने अच्छे नोट्स नहीं, इसको पढ़ के आप इकोनॉमी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। लेकिन ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा देख लो, और जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी थी वो मैंने ऐड ऑन करके लिख भी दिए, तो आप लोग इस पे रिलाई कर सकते हो। और जहां जहां पे सर्कल बना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो मैंने इंडेक्स वगैरह पे जो जो करा है, मैंने बहुत ही जांच परख के इन चीजों को करा है, ये मैंने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन अब मेरे को समय अब मिल पा रहा है, तो मैं चीजों को वीडियो को धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे टिक कर रखा है, तो ये टिक करने वाले को आपको नहीं पढ़ना है, जिसपे केवल सर्कल बना रखा है मैंने, ठीक है। जिसपे सर्कल बना रखा है मैंने, सिर्फ आपको वही चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बाकी चीजों को अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीजें ही, अगर समय कम है तो इसको कर लो, ठीक है। जैसे कई जगह मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आरआरबी जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, तो उसमें शेयर होल्डिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%, और स्टेट गवर्नमेंट की, और जो स्पॉन्सरिंग बैंक होता है, मान लो कोई बैंक है, मान लो कोई भी बैंक है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसमें 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, कुछ स्टेट की होगी, कुछ बैंक की भी शेयर होल्डिंग होगी, तो ये आपको एक बार चेक करना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आता है ऐसे, तो ताकि आप समझ पाओ। बाकी नोट्स तो है तो बहुत अच्छे, बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने इसमें देखा था, ये बीटा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स में आया हुआ था, ये बीटा वाला क्वेश्चन, जो कि अच्छे अच्छे नोट्स में नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला था। अब क्या पता इन्होंने बाद में ऐड कर दिया हो, आई डोंट नो, बट इन नोट्स में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सर्कल कर दी हैं। अब आते हैं हम लोग जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, इसमें क्या पढ़ना है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, इन चीजों को तो आपको बिल्कुल मस्ट है पढ़ना, ठीक है। जैसे लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर में क्या क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, कि चेक लीगल टेंडर होता है कि नहीं होता, डिमांड ड्राफ्ट होता है कि नहीं होता, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन्हीं में आप गलतियां करते हो, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। वैसे तो ये 30 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, बोले तो 15 पेज बैक टू बैक, पढ़नी तो पूरी है, लेकिन अगर उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बता दूं, जो आपको आपके जो नोट्स होंगे, तो उनसे ये चीजें जरूर पढ़ लेना, उसके बाद देखना आपके क्वेश्चन में मतलब मार्क्स कटने बंद हो जाएंगे, जो आपके मॉक वगैरह मार्क्स कट जाते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, मैंने सब मार्क कर दिया फटाफट से। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, और नेट एनडीपी, एनएनपी, जीवीए, ये सब क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन घटाते हैं, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम लोग आए तो M1, M0, M2, M3, M4, ये क्या होता है, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, और मान लो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स हम लोग मेजर करते हैं, वो M3 से करते हैं, ब्रॉड मनी से, ठीक है। M3 में क्या क्या आता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट आई होप कि आपको पता ही होगा, जैसे मान लो कि आपने टाइम डिपॉजिट, जैसे आपने आरडी का नाम सुना होगा, रेगुलर डिपॉजिट, या एफडी का नाम सुना होगा, ये सब टाइम डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स को पढ़ोगे आपको दिख जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स मैंने लिख रखे हैं। सीआरआर, एसएलआर, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और किसने रिकमेंड करा था, नरसिम्हन कमेटी ने करा था, ये क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। फाइनेंशियल मार्केट की हम लोग बात करें तो शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, जो 1 साल से कम होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 साल से ऊपर वाले लॉन्ग टर्म होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जैसे ट्रेजरी बिल हो गया या कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हम लोग लोन देखें तो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए, आईपी हो गए, शेयर होल्डिंग हो गई, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और आपको पढ़ना है ये, ठीक है, ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट, मैं तो ये बोलूंगा पूरे नोट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को रहता है ना कि उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, टाइम अगर कम है, मान लो आप वीडियो लेट देख रहे हो, तो ये चीजें जरूर कर लेना, इनको छोड़ के मत जाना, नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं ये। जैसे मान लो बैंकिंग के पास, बैंक आरबीआई के पास, आरबीआई तो पता होगा ना कि सबके ऊपर देखरेख करता है, तो उसके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो पैसा कम ज्यादा कर देता है, मतलब महंगाई घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। तो 2 टूल्स होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, वो यहाँ पर लिख रखे हैं। क्या होता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, अगर हम लोग वही बात करें मार्जिन रिक्वायरमेंट की, वो क्वालिटेटिव होता है। आप लोग उसे पढ़ सकते हो, क्लियर कट लिखा हुआ है, इसके बाद जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है मान लो, तो ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कॉल रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे उधार लिए जाते हैं वो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये क्या है, इसमें कितने कितने बंदे बैठते हैं, इसमें 6 बंदे बैठते हैं, स्टेचुटरी बॉडी है, इसमें आरबीआई का जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, आरबीआई की साइड से 3 बंदे होते हैं, गवर्नमेंट की साइड से 3 बंदे होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर तो है ही, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टॉपिक्स बता दो पहले, शायद उनको मतलब
खुद से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन कर दिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस वही मैंने हाईलाइट करी है। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसकी इसकी ना लिटरल मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो कहते थे कि एनपीए हो गया, कोई खाता एनपीए हो गया या फिर कोई लोन एनपीए हो गया, तो उसकी क्या बेंचमार्क क्या होता है कि कितने महीने के लिए इंटरेस्ट नहीं आया या कितने महीने के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों नहीं आया। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। सरफरेशी एक्ट है, एग्जाम में एमटीएस में कैसे क्वेश्चन आता है, सरफरेशी एक्ट दे देगा, पूछ लेगा किस साल में आया, 2002 में आया। लास्ट ईयर आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2024 में एमटीएस में, 2016 इसका करेक्ट आंसर, साल पूछ लिया था डायरेक्ट। तो ये सब चीजें, हेयर कट क्या होता है, डेप्ट वेवर वेवर क्या होता है, लोन राइट ऑफ क्या होता है, स्टेट एसेट्स क्या होते हैं, सब आपके सामने लिखे हुए हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्स नोट्स है बिल्कुल मेरे, आप डायरेक्टली पढ़ोगे समझ जाओगे। अब थोड़ा सा आपको इसमें चतुर होने की आवश्यकता है कि मतलब थोड़ी बातें आपको पता हो कि ना, जैसे मतलब थोड़ा सा, आई होप कि आपको थोड़ी मोड़ी चीज तो आती होगी ना, जैसे इकोनॉमी की बिल्कुल बेसिक्स है, लिक्विडिटी क्या होता है, तो जो 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 पैसे का फ्लो होता है, जो पैसा होता है उसको ही लिक्विडिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आई होप कि आपको टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। और जैसे कि इसमें आरबीआई की क्रोनोलॉजी ये समझना जरूरी, नेशनलाइजेशन कब कब हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है। अभी लास्ट टाइम मैंने देखा था कहीं क्वेश्चन आया था नेशनलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी ने इन्होंने कहा था, तो वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो। बैंक्स में डिफरेंस होता है, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, एनबीएफसी और बैंक्स। बैंक में भी 2 पार्ट होते हैं, कमर्शियल और कॉपरेटिव्स, थोड़ा इसको देखने की आवश्यकता है कि एनबीएफसी में क्या क्या आता है, बैंक्स में क्या क्या आता है। इसके अलावा आरआरबी किस एक्ट से स्थापित हुआ था, 1976 में। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। लोकल एरिया बैंक लैब जिसे कहते हैं, 1996 में क्वेश्चन आया और 2023 में शायद आया था एमटीएस में, लोकल एरिया बैंक वाला, तो आप इसको देख सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक्स, इसका थोड़ा सा ना आपको ये देखना पड़ेगा चार्ट कैसे होता है, ठीक है। मतलब किसकी निगरानी में रहता है, सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है मैंने, किसकी निगरानी में रहता है, नाबार्ड इसकी देखरेख करता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर बना रखा है मैंने चार्ट। थोड़े से नोट्स गंदे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा संभाल सको तो अच्छी बात है। एक इसको और हाईलाइट कर लेना, ये वाली चीज को, जस्ट अ सेकंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक ये कब आए थे, 2015 में, ठीक है। शायद नचिकेत मोर कमेटी, हाँ ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तब आए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक। आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक वगैरह का लगा रहता है कहीं कहीं पर, तो वो यही चीजें हैं, ठीक है। और एक ये देख लेना कि कौन किसको रेगुलेट करता है, जैसे आरबीआई मतलब किस किस को रेगुलेट करता है, सेबी किसको किसको करता है, म्यूचुअल फंड्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को, आईआरडीए जो होता है इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, इंश्योरेंस को करता है, पीएफआरडे प्रोविडेंट फंड को करता है, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक ये हाउसिंग कंपनीज को करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ये विधि कंपनीज, और जो ये क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है। मुद्रा बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा कोई मुद्रा बैंक है, नाम में बैंक लगा हुआ है, कोई बैंक वगैरह नहीं है, ठीक है। ये रिफाइनेंस करता है, आप लोग नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है इसमें। एंड देन अगेन इंपॉर्टेंट चीज, ये शायद रिपीट हो गया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है उसमें थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ है, आगे डिटेल में कम लिखा था, यहाँ ज्यादा डिटेल में लिख रखा है मैंने, तो इनको देख लेना आप लोग। और कंपनीज एक्ट 2013, सिर्फ ये याद कर लेना कंपनीज एक्ट कब आया था, 2013 में आया था, बस और कुछ नहीं याद करना इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी चीजें ना यूपीएससी टाइप की चीजें लिखी हैं, तो इतना डीप में नहीं आता, इसलिए मैंने चीजों को थोड़ा थोड़ा इसमें हटाया है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो स्मॉल सेविंग्स बैंक की स्कीम में जो पैसा आता है सरकार के पास, तो ये अब किस में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है कि स्मॉल की उसमें, मतलब कौन सा होता है वो, पब्लिक अकाउंट्स में जाता है, ठीक है। एक तो आपको पता होगा ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, और एक होता है पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। तो इसमें नहीं जाता, स्मॉल सेविंग्स वाला इसमें जाता है पब्लिक अकाउंट्स में। अब इतनी डीप में नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए मैंने इन चीजों को इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ आप ये देख लेना कि इसका वाईवी रेड्डी उनके चेयरमैन थे, 12th के यहाँ पर लिखे हुए रंगराजन, 13th के केलकर थे, और 14th के यहाँ पर यार लिखा नहीं हुआ क्या, 14th के तो यही थे, वाईवी रेड्डी थे। 15th के देख लेना अभी कौन है, मेरे ख्याल से का नाम याद नहीं आ रहा, अभी 15th फाइनेंस कमीशन बना है, उसको देख लेना कि उनके चेयरमैन कौन है, बस इतना चेयरमैन देख के जाना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। बजट, बजट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर देखने हैं आपको, आर्टिकल 112, आर्टिकल 265, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 110, ये मस्ट है देख के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो पिछली वीडियो में आपको पढ़ा ही दिया था, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो इसको किए बगैर आप जा ही नहीं सकते। देखो पता है क्या, इकोनॉमी में ना नंबर ना, क्या बोलते हैं उसको, आप नंबर उसमें खींच सकते हो, उसमें नंबर ज्यादा नंबर ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और फ्री फंड के नंबर है, क्योंकि इसमें अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इकोनॉमी में सब बस झोल है बातों का, बड़े बड़े शब्द होते हैं इसमें और कुछ नहीं होता, मूल बातें वही होती हैं, ठीक है। तो यही है, अगर टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई, कंसेप्ट आपको समझ आ गए तो बहुत आसान है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करूं तो ब्रिटेन वुड, एक अमेरिका में ब्रिटेन वुड एक होटल था, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां से 3 ऑर्गेनाइजेशन निकली थी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और
गेट, जिसका आगे नाम चल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हो गया। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन वहां से निकली थी, ये आपको ध्यान रखना, ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, IMF क्या करता है, एक्सचेंज रेट जो होता है ना, जैसे भारत से डॉलर, मतलब इंडियन रुपीस डॉलर में बदलता है, तो इसकी ना स्टेबिलिटी का काम, उसको मेंटेन करना है, इसका काम IMF का मूल काम यही है। इस पे तो मैंने स्टार भी डाल दिया है। बैंक बजट और फिजिकल डेफिसिट, बिल्कुल इस पे तो मतलब आपको सोते में उठा देना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में फर्क क्या होता है। तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, सिर्फ इतना सा ही पढ़ना आपको, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। FRBM एक्ट 2003, ये ध्यान से पढ़ लेना, कब आया, 2003 में आया, और क्यों आया यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप जब ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा क्यों लिखा हुआ है, ताकि सरकार ज्यादा बोरोइंग ना करे, अपनी औकात से ज्यादा ना करे, जितनी उसकी GDP नहीं उससे ज्यादा बोरोइंग कर लेती। एक नया क्वेश्चन आने लगा है SSC में आजकल, जीरो बेस बजटिंग का, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, GDR ADR ये क्या होता है, लिखा हुआ है, पढ़ लेना आराम से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इतनी तो इंग्लिश आपको आती ही होगी। एक दो पैसे होते हैं, हेलीकॉप्टर मनी होता है, हॉट मनी होता है, लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़ लेना कि क्या होता है। बाकी तो मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो इस टॉपिक को जरूर करके जाना। GST मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2017 में आया, दो और उसके IGST GST इन सबको भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। GST काउंसिल में मैंने यहाँ लिख रखा कि मतलब कितने मेंबर्स होते हैं, और इसमें चेयरमैन कौन, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। थोड़ी मेंस टाइप की चीजें लिख रखी ना मैं, जैसे GST जो है ये क्लासिकल इंस्टेंस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे मतलब हमको आंसर राइटिंग करनी होती है तो हम उसको कोट करते हैं कि GST कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर कोई एग्जांपल दिया जाए तो हम GST दे देते हैं कि देखो सरकार और राज्य सरकार कैसे कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की में साथ बढ़ा रही है। तो ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। तभी मैंने आपको टेलीग्राम पे कहा था कि इसके बाहर इकोनॉमी पूछ ही नहीं सकता, औकात नहीं किसी की पूछने की, ठीक है। करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक बोले कंसेप्चुअल वाला चीज, तो इसके बाहर नहीं आ सकता। हर एक चीज, अभी तो आप जब नोट्स देखोगे ना तो इतना मैं क्या बताऊं, श्रीराम IAS के नोट्स और आते हैं, मैं इसमें बताना को भूल गया, उसमें मैंने उनको भी रेफर करा था। श्रीराम IAS के नोट्स आते हैं, बहुत ही फेमस नोट्स हैं, इनकी प्रिंट आउट मिल जाता है मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में, तो वो भी मैंने इनको रेफर करा था, बहुत ही बेहतर, इनको बहुत ज्यादा रेफर करा था मैंने, अवध सिंघल सर के नोट्स के साथ इनको भी रेफर करा था, श्रीराम IAS के नोट्स, मैं उसे मेंशन करना भूल गया। अब कुछ चीजें यहाँ पे लिख दी है मैंने, जैसे टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स बाउंसी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब चीजें ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के आप नोट्स देखना, उसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इन्फ्लेशन में क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटलिंग, हाइपर डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, ये क्या होते हैं इनको पढ़ लो। हिंदी में लिख रखा है मैंने, खालिस हिंदी में, ठीक है। ये लिख रखा है जब पॉजिटिव रहे 4 साल से ऊपर तक, प्राइस स्टेबिलिटी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, मतलब सही जा रही। जब क्रीपिंग ज्यादा हो जाए तो ट्रॉटलिंग होता है, प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। सब मैंने हिंदी में लिख रखा है, बिल्कुल जो हम लोग नहीं इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो हम लोग व्हाट्सएप या टाइपिंग में जनरली यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, उस लैंग्वेज में नोट्स लिख रखे हैं। अच्छा, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड कार्टिलाइजेशन क्या होता है, वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश वाली इन्फ्लेशन जो होती है लिख रखी है, जब चीजों की कीमतें बढ़ जाएं ड्यू टू लो प्रोडक्शन, लिख रखा है, आप लोग उसको पढ़ के समझ जाओगे। एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, बस मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 2-3 बार उसको पढ़ता हूँ, उसको फिर किसी चीज से रिलेट करके याद करने की कोशिश करता हूँ, और हो जाती है। एक ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI WPI, इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ 4 पॉइंट में, इसको समझने की कोशिश करना। लेबर मिनिस्ट्री इसको निकालती, क्वेश्चन इससे जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया यहाँ पर। एक दो टाइप और होते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर या अंडरलाइन इन्फ्लेशन, इनको भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। WPI, CPI और IIP, ये जो होता है ना IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। MTS एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, ठीक है। आपको मान लो 4-5 दे देगा, 2-4 आपको ऑप्शन में दे देगा, तो इनको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना, बाय हार्ट, ये है इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, हेडलाइन इन्फ्लेशन आप पढ़ोगे, कहाँ मेंशन है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आप पढ़ोगे ना, तो फिर इन नोट्स में देखना आप, यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन मैंने लिख रखा है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है ना, इसमें से अगर हम लोग फूड और फ्यूल की इन्फ्लेशन को हटा दे तो वो कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। मतलब ये है तो दोनों एक ही चीजें, जो पूरी इन्फ्लेशन होती है उस इन्फ्लेशन में से अगर हम लोग फूड और फ्यूल, मतलब खाने की और जो तेल वगैरह की होती है, इसको हटा दें, तो जो इन्फ्लेशन बचती है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। आप लोगों ने अखबार वगैरह में पढ़ा होगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इतनी है, कोर इन्फ्लेशन इतनी है भारत में, तो उसमें यही डिफरेंस होता है कि हम लोग जो फूड और फ्यूल की होती है उसको हटा देते हैं, जो बचती है वो कोर इन्फ्लेशन होती है। वो ऐसा पता क्यों करते हैं, इसका रीजन ये, जैसे मान लो फ्यूल है, इसके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होते हैं, तो कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। उसी तरीके से फूड है, उसका भी मार्केट, मतलब कभी वो तो देखो वेदर के ऊपर है, अगर अच्छा मौसम रहा तो अच्छी मतलब उपज होगी, तो फिर अच्छा प्राइस उसका कम रहेगा। तो ये सब चीजें ये ना
वेरिएबल होता है, इसलिए इसको हटा ही देते हैं। जो बचता है उसे कोर बोलते हैं हम लोग। आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इकोनॉमी तो आपको सब चीजें अच्छे से बता दूंगा, बट फॉर द सेक ऑफ कि आपको खुद से भी पढ़ना है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो। बजट, इस पे डबल स्टार मैंने बना दिया, ये तो आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि रेवेन्यू और कैपिटल ये दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। ये बात भारत के संविधान में लिखी हुई है कि रेवेन्यू पार्ट अलग दिखाना है, कैपिटल अलग दिखाना है। कैपिटल किसे बोलते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें रेसिट्स होती है और कुछ एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरीके से कैपिटल में भी रेसिट्स होती है, एक्सपेंडिचर होता है। आप जरा इसमें ध्यान से देखोगे तो मैंने इसमें सब कुछ लिख रखा है। जैसे ना, मान लो इंटरेस्ट आपको देना है, कहीं आपने बाहर से लोन लिया उसका इंटरेस्ट देना है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। मान लो बाहर से खैरात में पैसा मिल गया, ठीक है, सॉरी, ग्रांट में जो फाइनेंस कमीशन देता है, एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन, जो राज्य सरकार को पैसा देता है फाइनेंस कमीशन, तो वो जो ग्रांट का पैसा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। सब्सिडी जो भारत सरकार देती है गैस के सिलेंडर्स के ऊपर, और या फिर और भी सब्सिडी, यूरिया के ऊपर सब्सिडी देता है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। डिफेंस पे जो पैसा खर्च होता है वो भी इसी पे आता है। जो पेंशन जाती है वो भी इसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। और जो रेसिट्स होती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स क्या होते हैं, जैसे डिविडेंड में प्रॉफिट आ गया, मान लो कोई कंपनी भारत सरकार की, जैसे मान लो आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसका जो डिविडेंड आता है, जो पैसा आता है, आरबीआई का जो मुनाफा आता है, वो सब नॉन टैक्स रेसिट्स होते हैं, रेवेन्यू। तो चीजें लिख रखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, इतना भी मैंने गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है कि आपको समझना है। अच्छा, एक पॉवर्टी का ये पॉइंट आप समझ लो कि 4 कमेटीज बनी थी, अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी। और इन कमेटी ने कुछ 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 बताया था कि देखो हम लोग अ, अगर 816 रुपए कमाते हो और अर्बन एरियाज में 1000 रुपए कमाते हो, तो आप इसके ऊपर कमाते हो तो गरीब नहीं हो, इसके नीचे कमाते हो तो गरीब हो। और हम लोग ये यूज करते हैं, तेंदुलकर कमेटी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कमेटीज तो 4 बनी थी, अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगराजन, पूछ लेगा कि भारत सरकार किसको रेफरेंस मानती है, तो तेंदुलकर कमेटी को मानती है। साल भी देख सकते हो, साल भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और एक चीज ये भी इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, आप लोग देखोगे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखे हो, क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछता है जैसे कि अलग कमेटी में किस चीज को मतलब तवज्जो दी गई थी, तो कैलोरी मेथड की, मतलब इतनी कैलोरी अगर आप रूरल एरिया में कंज्यूम करते हो और अर्बन एरिया में इतना करते हो, मतलब इतना खपत है आपकी, इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप इसके ऊपर हो तो गरीब नहीं हो, इसके नीचे हो तो गरीब हो। कंजम्पशन मेथड, इसमें भी कुछ बताया गया था कि रोटी कपड़ा मकान वाली क्राइटेरिया रखी थी लकड़ा वाला ने। तेंदुलकर ने क्या कहा कि एक्सपेंडिचर रखा, अर्निंग रखा, कि अगर 816 रुपए से कम कमाते हो तो आप गरीब हो रूरल एरिया में, 1000 से ऊपर कम कमाते हो तो अर्बन में गरीब हो। रंगराजन ने क्या करा, इन्होंने कुछ मंथली एक्सपेंडिचर का आंकड़ा रखा था कि 4860 रुपए, ऐसे कुछ करके इन्होंने रखा था। तो आप देख सकते हो, लेकिन हम तेंदुलकर कमेटी को यूज करते हैं, शायद इन फ्यूचर हम लोग रंगराजन को करें। और रंगराजन कमेटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि फाइनेंस कमीशन में ये चेयरमैन थे। एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, बस आपको इतना याद रखना, 2011 में हुई थी, बस इतना ही है, इससे ऊपर नहीं आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, यूएनडीपी। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यूएनडीपी। मल्टी डायमेंशनल, यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड। और ये कुछ क्या है, ये एचडी इनिशिएटिव करके, आप यूएनडीपी याद रखना, बस इतना ही एग्जाम में आएगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा। एसडीजी, ये मैं जब बेवकूफ था नोट्स बना, जब मैं स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे, तो मैंने क्या करा था इसमें, एसडी मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, मैंने सारे लिख दिए, मतलब इतने बड़े बड़े नहीं लिखने थे, सीधा एक एक पॉइंट लिखना चाहिए था मुझे, जैसे एंड पॉवर्टी, बस इतना लिखना था गोल 1 में, मतलब एक पेज का नोट ना बनता। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो एसडीजी में थोड़ा सा अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो कि गोल 1 क्या है, 2 क्या है, आएगा तो नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर सकते हो, इसकी आवश्यकता नहीं है वैसे। ये मैंने एसडीजी इसलिए हाईलाइट करा क्योंकि 2015 में ये आए थे, बस आपको इतना याद करना है, कब आए थे, 2015 में, बस इसके बाहर कुछ नहीं याद करना। इससे पहले क्या थे, इससे पहले ना वो थे एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, 2015 से पहले ये थे, तो याद रखना है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी आपको एग्जाम में अगर ऐसे दे दे कि सब्सिडी, ये ग्रीन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये किस में फॉल करती है, अगर आपसे वर्ड पूछेगा डायरेक्ट, तो ये है डब्ल्यूटीओ की सब्सिडीज, बस बस बस, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में मत घुसना, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ भी मैंने आपसे छुपाया नहीं, लेकिन आएगा नहीं इसके बाद, ठीक है। आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेना, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है कि जो 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 एक्सचेंज रेट होता है ना, बस उसको बैलेंस करने का काम है इसका, उसके अलावा कोई भी काम नहीं है। एसडीआर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें 1/3 कोटा होता है। उसके अलावा आईएमएफ को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, एक फैक्ट है, याद कर सकते हो इसको आप लोग। ये महारत्न, नवरत्न और जो मिनी रत्न वगैरह, इसको आप लोग, मिनी रत्न तो करो ना करो, लेकिन महारत्न और नवरत्न इनको तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर काफी लिख रखे हैं, अब तो काफी काफी बढ़ गए हैं, लेकिन अब देख लेना। पहली जो थी वो बीपीसीएल था, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1952 में, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
और इसी के साथ साथ हमारा कंटेंट लगभग मतलब हमारे जो नोट्स हैं वो खत्म हो गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है ना ये दो ऑर्गेनाइजेशन को बना के बना हुआ है, IBRD और IDA, यहाँ पर मैंने लिख रखा है इनका। ये फाउंडेड ईयर वगैरह तो पूछेगा नहीं आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। IMF को पूछ सकता है तो 1944 आप लोग याद कर सकते हो, भारत आजाद 47 में हुआ था, 3 साल पहले IMF बन गया था और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर भी था IMF का। ठीक है, तो IBRD और IDA ये सब वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। बाकी और भी इसके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IFC हो गया, मसाला बॉन्ड यही निकालता है। ठीक है, और मीगा वगैरह सब इसी के पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीप में पूछेगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो इसे पढ़ लेना कि क्या क्या काम है इसका मेन। बाकी मेन बात जो आपको याद रखनी है मुद्दे की, वो सिर्फ यही सी कि वर्ल्ड बैंक जो IBRD और IDA को मिला के बना है बस। है तो और भी इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मीगा हो गया, ICSID हो गया, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना पूछेगा वर्ल्ड बैंक किन दो संस्थाओं को बनाकर मिलाकर बना है, तो यही दो संस्थाएं हैं। ठीक है, बाकी इन नोट्स में तो पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। अभी ये वीडियो इतनी देखो इतनी लंबी हो गई है, और फिर मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर शायद काफी और लेंदी हो जाए, बट ठीक है, मैं कवर जरूर करा दूंगा आपको, और काफी हद तक चीजें मैंने करा ही दिया, आपको बता दिया है। लेकिन ठीक है, अभी बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो हम लोग आगे इसको देखेंगे। और इसमें ना एक्चुअली ऐसा ना कि छोटा छोटा लिखा हुआ है बहुत कुछ ना, अब देखो एक एक पॉइंट बहुत कुछ लिखा हुआ, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, मतलब इतना छोटे छोटे में लिखा हुआ है, राइट्स हो गया, इनविट्स हो गया, तभी इसको मैंने कहा ना कि इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैंने हर एक चीज इसमें लिख रखी है, कुछ चीजें मैंने इसमें डायरेक्टली लिख दी, कुछ मेरे दिमाग में है और कुछ इसमें लिखी हुई है। तो अगर नोट्स होती तो हम लोग हर वो चीज नहीं लिखते, कुछ चीजें दिमाग में है तो हमने वो यहाँ नहीं लिखी है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, लेकिन टर्म मैंने हर लिख लिया। कूपन बॉन्ड्स होते हैं, तो मुझे पता है कि इसमें एक कूपन बॉन्ड ऐसे होता है, ऐसे एक कूपन होता है, इसके साइड में ऐसे चिट्स लगी होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अब बना भी रखा है देखो। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने कूपन बॉन्ड खरीदा मान लो $5 का, ठीक है, इसके बाद ना इसमें आपको 0.1 सेंट ऐसे करके मिलेगा पैसा हर साल, तो वो फाड़ के रख लेंगे अपने पास और आपको पैसा दे देंगे। ऐसे करते करते जब लास्ट में आप ये बेचोगे तो $5 आपको वापस मिल जाएंगे। तो फायदा क्या हुआ, ये जो आप 0.1 मिल रहा है ना, यही बस आपका फायदा है। तो ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, वैसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, जो पूछेगा जितनी औकात है पूछने की वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बस यही है, नोट्स मैंने आपको दे दिए टेलीग्राम के ऊपर। ईयर वगैरह पूछता है, और एक दो एक्ट और से पूछ सकता है, वो भी यहाँ मेंशन होंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसे ब्रा एक्ट भी बोलते हैं, और एक वो RBI का जो एक्ट है 1934 वाला वो। ठीक है, एक जैसे ये एक्ट है 1881, डेट्स वगैरह पर थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और आई होप कि कोई और आपको डाउट हो, कुछ और अपना सुझाव देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो। बाकी लगभग सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे RTGS है और IMPS है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको NPCI मैनेज करता है और RTGS को RBI मैनेज करता है। तो सब चीजें आपकी, कुछ भी इसमें छूटा नहीं, बस आपको थोड़ा क्या बोल सकते हैं, ये गड़े खजाने की तरह है, बस आपको उसको खोदना है और आपको एसिमुलेट करना है, समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और पढ़ते रहना यार, यही लिमिटेड समय है, थोड़ा इस टाइम आपके पास बचा 1 महीने का, और इतने में किया जा सकता है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मेरे पास छोटे छोटे नोट्स हैं, 15 पेज के ये हैं, और ज्योग्राफी के भी मेरे ख्याल से मेरे पास रखे हुए, मैं देख लेता हूँ कितने पेज के नोट्स हैं, ज्यादा ज्यादा लेंदी नहीं है। और आई होप ये 22 पेज के नोट्स हैं ज्योग्राफी के, मतलब सिंगल सिंगल पेज 22 है, तो सॉरी 11 पेज है यार ये तो। ठीक है, सिंगल सिंगल 11 पेज है, बैक टू बैक 22 पेज है। तो यही है, मैं आगे आपको वो भी शेयर कर दूंगा। तो ऐसे आपके हर सारे सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है ना, ये पूरे हो जाएंगे, और इसमें स्टैंडर्ड चीजें जो मैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चिल्लाता रहता हूँ गला फाड़ के, वो सब चीजें आपकी हो जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको आप लोग एक बार देख लेना, अपने नोट से देख लेना, जहां से भी पढ़ाओ, अपने जिस भी वीडियो लेक्चर से पढ़ाओ, कुछ भी कराओ, इन टॉपिक्स को जरूर देख लेना। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज बस रह रही मेरे एंड से इकोनॉमी में, वो है कि इन नोट्स को पढ़ाना है मुझे, और दूसरी चीज रह रही जो पिनेकल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना इकोनॉमी के, उसमें से भी छाट के मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा कि ना, टिक कर दूंगा कि ये क्वेश्चंस कर लेना। तो बस उसके बाद मेरे ख्याल से यार इसके बाहर कुछ आ गया तो फिर तो बैड लक ही मानेंगे उसको, उसकी, क्योंकि हमने तो पूरी मेहनत कर ली जितनी हम कर सकते थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।